Good morning everyone and welcome back to the MCQ classes of project management. So Dr. Himanshu Saxena this side and leading your way to the next set of slides for project management. Now this slide is again an important one and it will certainly give you some insights about project management. So let us start on the first one. Please pay attention. You have a question which is in front of you. Just pay attention on that. Okay. Now this says fill in the blank. A set of activities which are networked in an order and aimed towards achieving the goals of a project. So remember, it is as simple as that. The first one is itself, the project. तो प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा. प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर नेटवर्क्ड इन एन ऑर्डर एंड एम्ड टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स. तो इसी चीज में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, ये याद रखना. इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, राइट. इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर नेटवर्क्ड and aim towards achieving a common goal, achieving a goal or objectives. So that is called as a project. तो पहला क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को क्लियर करता है and I hope you will remember it till your examinations. Number 2. Second is रिसोर्सेज रेफर्स टू. रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैन पावर भी रिसोर्स होता है, मशीनरी इज ऑल्सो अ रिसोर्स एंड मटीरियल्स, जो रॉ मटेरियल और बाकी और सभी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो सब भी रिसोर्सेज होते हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट. सो ऑल दीज एम्स, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, ये सभी रिसोर्सेज होते हैं. तो मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, दे आर ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन अ प्रोजेक्ट. नंबर 3, डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट. यू आर डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी, दैट इज इंडीड अ प्रोजेक्ट. ये प्रोसेस नहीं है. प्रोसेस इट कुड बी अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. स्कोप तो एक तरह से उसका दायरा होता है, लेकिन डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ अ project. The technology could be anything, right. It could be a software program, right. It could be a manual machinery. It could be anything, constructive related to technology. तो वो सारी technology का जो development है, that is under this concept called project. तो project encompasses all the factors related to developing a technology. Number 4, the project life cycle consists of understanding the scope of the project, objectives of the project, formulation and planning various activities. So this is all of the above, क्योंकि project life cycle में सारी चीज़ें आ जाती हैं. The scope, objectives, formulation, planning, और भी 2-3 फेजेस आते हैं, वो भी होते हैं, तो उनको भी ऑल ऑफ द अबव में डाल देते हैं. योर एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, क्लोजर एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, वो भी सब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का ही हिस्सा होता है. तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज, देन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, अल्टीमेटली डिलीवरी एंड क्लोजर फेज, राइट. तो इट इज बेसिकली ऑल ऑफ द अबव. Now let us move on to the next slide. तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होते जाएंगे. Now following are the responsibilities of a project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. tracking project expenditure so that the things do not go out of control. So all these are responsibilities of the project manager. तो आप ये सारे concepts भी सीखते जाएंगे इन MCQs की हेल्प से, right? Budgeting, cost control,
एलोकेशन और असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ट्रैकिंग प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर और आगे चलकर फॉलो अप करना, राइट, कॉस्ट डेविएशंस को फाइंड करना और करेक्टिव एक्शन लेना, वो सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। नंबर 6, फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इन सभी को आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनको चारों में से देखते हैं, डिज़ाइन, मार्केटिंग, एनालिसिस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, इन सभी को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आता है एनालिसिस, राइट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। एनालिसिस के बाद होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग देखी जाती है उसकी, राइट, आप कॉम्पिटिटर्स पूरा सिनेरियो देखते हैं, मार्केटिंग वायबिलिटी डिसाइड की जाती है। और एनालिसिस जो होता है वो सभी तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, दे कुड बी फाइनेंशियल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस। तो एनालिसिस होता है, देन मार्केटिंग की जाती है, उसके हिसाब से फिर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। कहीं आपका जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड ना हो जाए। पहले ही मार्केट के अंदर क्रेटा चल रही थी, क्रेटा के साथ साथ और भी SUVs थी, लाइक डस्टर, राइट, XUV 500, XUV 300। तो पहले तो आपने एनालिसिस किया, मार्केटिंग करके देखा मार्केट में और कौन कौन से सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपने अपना डिज़ाइन देखा और सेल्टोस को लॉन्च कर दिया, राइट। अल्टीमेटली आता है उसके अंदर इंस्पेक्शन, फिर उसका आता है टेस्टिंग एंड डिलीवरी। तो ये सारे फेजेस, अब देखते हैं इनका नंबर क्या क्या है और फिर उसके हिसाब से राइट ऑप्शन को टिक करते हैं। एनालिसिस है नंबर 3, राइट, देन मार्केटिंग इज एट नंबर 2, डिज़ाइन इज एट नंबर 1, इंस्पेक्शन इट इज़ एट नंबर 4। तो देखो 3, 2, 1, 4 कौन सा है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इट कुड बी फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक। उसके बाद मार्केटिंग एनालिसिस किया जाता है, मार्केटिंग का मतलब है मार्केट स्कैनिंग की जाती है, देखा जाता है सिमिलर प्रोजेक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट, उसके हिसाब से आप अपना नया डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होता है, अल्टीमेटली डिलीवरी की जाती है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फेजेस। नेक्स्ट इज the design phase consists of input received, output received, both A and B, none of the above। तो डिज़ाइनिंग के अंदर इनपुट्स भी होती हैं और आउटपुट्स भी होती हैं। सो C इज़ द राइट आंसर। डिज़ाइनिंग बिना इनपुट और आउटपुट के पूरा नहीं होता, तो याद रखिएगा डिज़ाइनिंग फेज केवल इनपुट नहीं, केवल आउटपुट नहीं, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, इसीलिए इसमें C आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 8, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, तीनों ही फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर करेक्ट। प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस टाइम बेस्ड भी होती है, कॉस्ट बेस्ड भी, कॉस्ट शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमम, क्वालिटी शुड बी बेस्ट। तो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इन तीनों बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। I hope you are finding all these problems interesting enough, and surely they will add a new dimension to your preparation of project management. Number 9, 5 dimensions that must be managed on a project। तो अब ये जो 5 डायमेंशंस हैं, इसमें एक चीज़ तो आपको सबसे ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होती है फीचर्स। तो आपको प्रोजेक्ट के फीचर्स का बड़ा ध्यान रखना होता है। फीचर्स के साथ साथ होती है उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी। तो व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग द डायमेंशंस और उन डायमेंशंस का मैनेजमेंट करना है आपको, तो पहले फीचर्स का, क्वालिटी का, कॉस्ट का, स्टाफ, ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो भी ऑल्टरनेटिव इन सारे को फुलफिल करेगा वही मेन होगा। तो अगर आप देखें कॉन्स्ट्रेंट तो डायमेंशन नहीं है, फीचर्स ज़रूर हैं। तो ये नीचे के जो 3 हैं ये हमारे पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में।
लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो प्रायोरिटी नहीं आ रही है, प्रोजेक्ट में क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ ये दोनों ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, फीचर्स भी है इसमें, क्वालिटी भी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट भी दोनों में दे रखी है, और अल्टीमेटली स्टाफ, राइट, स्टाफ डायमेंशन है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट को पुटअप करते हैं, लेकिन डायमेंशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, राइट, डायमेंशंस, जैसे एक रेक्टेंगल होता है ना, उसकी डायमेंशंस होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ऐसी एक प्रोजेक्ट के जो डायमेंशंस हैं 5, वो 5 जो डायमेंशंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अल्टीमेटली ये सारे जो डायमेंशंस हैं ना, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के काम आते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा आप। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इट शुड satisfy the expectations of the customer। लेकिन जो dimensions होते हैं they are features, cost, quality, schedule, project should be always be as per schedule, and the manpower। तो ये 5 dimensions हैं जो आपको ध्यान रखना है, और जिस ऑल्टरनेटिव में ये 5 dimensions आ जाएंगे वही राइट आंसर होगा। दैट मीन्स आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट number 10, see, resource requirement in project becomes constant while the project is in its progress stage। तो resource requirement किस स्टेज में जाके कांस्टेंट हो जाता है? तो ये बिल्कुल एंड में जाके कांस्टेंट हो जाता है रिसोर्स रिक्वायरमेंट। बीच में तो काफ़ी रहता है रिसोर्सेज, जैसे जैसे प्रोजेक्ट शुरू से आगे डेवलप करते जाते हैं तो 40 to 55, 70, 80 तक सब जगह रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट खूब रहता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन वो कांस्टेंट हो जाता है 80 to 95% में जाकर, लास्ट स्टेज में जाके, जब केवल प्रोजेक्ट का क्लोजर हो रहा होता है, उसका फॉलोअप और प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज, डिलीवरी फेज आ जाता है, व्हेन इट इज इनटू इट्स 80 to 95% ऑफ द स्टेज, वहाँ पर जाकर रिसोर्स रिक्वायरमेंट कांस्टेंट हो जाता है। इन सभी प्रोग्रेसिव स्टेजेस में ये आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट की कौन सी प्रोग्रेस स्टेज है। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है तो ये हो गया 10% हिस्सा, फिर 20%, फिर 30%, 40, इसमें बढ़ता ही जाता है। माई डायग्राम इज़ नॉट गुड, लेकिन आगे चलकर ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसके अंदर 80 to 95% वाला इसमें कांस्टेंट होता है, और आगे चल के रिसोर्सेज का जो डिमांड है वो डिक्लाइन ही करता जाता है आखिरी 5% में। इसीलिए इन्होंने लास्ट 5% नहीं लिया। तो 80 to 95% के अंदर तो ये कांस्टेंट हो जाता है, और लास्ट में ये डिक्लाइन करने लग जाता है। क्या चीज़? रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो ये रिसोर्स जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है 0 से लेकर 100% तक, तो इसके अंदर लास्ट में जो है 5% में तब तो डिक्लाइन करेगा। इस स्टेज में ये कांस्टेंट रहता है, राइट, और ये बढ़ता ही जाता है 80% तक, राइट, 80% तक तो ये इंक्रीज ही होता रहता है। लास्ट में जाके ये 80 to 95% तक में कांस्टेंट हो जाता है। क्या कांस्टेंट? रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, आपको सीमेंट चाहिए होता है, आपको सारा जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंक्रीट, बजरी, आयरन, सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप लास्ट स्टेजेस में पहुंचते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, और आखिर में चलकर तो रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट डिक्लाइन करने लग जाता है, राइट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, what is it saying? Please pay attention. Number 11, the probability of completing the project can be estimated upon the simple normal distribution curve।
ये आपने सीखा था पर्ट के प्रैक्टिकल्स में, फुल कोर्स वीडियोस के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं आप, z इज इक्वल टू x माइनस डी अपॉन डेविएशन LP, और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और वो टेबल्स देखकर आप लोग प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। आई होप यू रिमेंबर, जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेड टाइम निकलता है, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम्स में आ सकता है, a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाई 6, t मतलब एवरेज टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम। इसका एक और फॉर्मूला भी है, इट इज TO मतलब टाइम ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स द नॉर्मल टाइम प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। तो पर्ट प्रैक्टिकल्स के अंदर आप प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं, किसमें की जाती है ये? पर्ट प्रैक्टिकल्स में। सीख लो, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि MCQs में फॉर्मूले और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। कैपिटल बजटिंग है तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इवन अनइवन का 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सही होगी बाकी तीनों गलत। फॉर्मूले नहीं याद रहे तो ये मत करते रहना, फिर अब उस टाइम कंफ्यूज हो जाओ। तो मस्ट रिमेंबर दी फॉर्मूले। ऐसे ही इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का भी फॉर्मूला था b माइनस ए अपॉन 6, तो ये फॉर्मूले याद करके जाने। और CPM वो था क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड। CPM is done for critical path to find out the most important path of the project। तो अभी ये कुछ आई थी, क्वेश्चन आया था, तो इससे रिलेटेड भी हमने जितने भी और पॉसिबल MCQs हो सकते हैं वो भी आपको बताते चल रहे हैं। दैट इज़ वाई यू नो दीज क्लासेज आर सो इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन करेंगे, उसकी हेल्प से आपको 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। नंबर 12, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज लो। ये ध्यान रखिएगा, जीरो और हाई एनी नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। ज़ीरो तो नहीं होती, ज़ीरो तो खैर कभी भी नहीं होती है, राइट जब तक कि आप उसे प्रोजेक्ट को बिल्कुल बम से ही ना उड़ा दो या एकदम से कोई अर्थक्वेक या भूकंप ना आ जाए, तो ज़ीरो इज़ नॉट देयर। और हाई भी नहीं होती क्योंकि हाई तो बाद में पता चलता है जब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो खैर at the initial stage of the project the probability of completing the project is low, लेकिन धीरे धीरे इनिशियल के बाद ही मतलब जो आगे प्लानिंग होता है उससे आपको पता लग जाता है। प्लानिंग और डिज़ाइनिंग जब आप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को अरेंज कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी कितना है, और उसको आप हाई भी कर सकते हैं बाय यू नो स्पीडिंग अप योर टास्क्स। नेक्स्ट नंबर 13, द एंटायर process of a project may be considered to be made up on number of sub processes। जब भी ये number of sub processes आ जाए ना, समझ जाइएगा इट्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में काम ही यही करते हैं, आप अपने एंटायर यू नो टास्क को सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं यू नो एज पर द डिफरेंट स्टेजेस। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नाम ही बता रहा है, सभी प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एज पर द डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट नंबर 14, टूल यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर हुज कॉस्ट्स आर नोन, दे आर कॉल्ड एज एनालॉजी। अब ये एनालॉजी क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा। एनालॉजी बेसिकली इट्स यू नो अ कंपैरिजन, इसका मतलब ये है कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सिमिलर नेचर, राइट। तो सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन होता है। सो दैट इज अ टूल, एनालॉजी टूल विच इज बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स ऑफ सिमिलर नेचर। दिस यू मस्ट रिमेंबर। तो एनालॉजी मतलब से में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि जहां पर आप सिमिलर नेचर के प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, राइट। एक्सपर्ट जजमेंट या एल्गोरिथमिक मॉडल आर डिफरेंट। एक्सपर्ट जजमेंट में तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन पूछते हैं, टॉप डाउन इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहां पर भी कंपैरिजन होता है दो प्रोजेक्ट्स का विच आर ऑफ सिमिलर नेचर एज पर द कॉस्ट्स एंड सेलिएंट फीचर्स, उस कंपैरिजन को बोला जाता है एनालॉजी टूल।
Coming on to the next question, number 15. Each component of the software product is separately estimated and the results aggregated to produce an estimate for the overall job is called as bottom up approach. तो बॉटम अप के अंदर क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स पे एस्टिमेशन किया जाता है, राइट, और फिर रिजल्ट्स को एग्रीगेट किया जाता है. सो इट इज़ बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन नहीं, इट्स ऑलवेज बॉटम अप. नंबर 16, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क असेसमेंट ये कंपोनेंट होता है, रिस्क कंट्रोल इज ऑल्सो अ कंपोनेंट, रिस्क रैंकिंग, राइट. तो हालांकि रिस्क मैनेजमेंट के तीनों फैक्टर्स हैं और अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा. सबसे पहले तो रिस्क को आप असेस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वेरियस फेजेस. उसके बाद रिस्क का रैंकिंग होता है असेसमेंट के बाद. जो हाई रिस्क हैं पहले उनको कंट्रोल किया जाता है, लो रिस्क है उनको बाद में, और उसके बाद आता है रिस्क कंट्रोल. So this is how the components of risk management are arranged. So risk assessment, control and ranking, they are all the components of risk management. Number 17, following are the characteristics of project mindset. अब project mindset की क्या क्या characteristics हैं वो आपको ध्यान रखना है. तो इसकी characteristics में देखो, एक तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम और रिस्पॉन्सिवनेस. तो हम देखते हैं टाइम और रिस्पॉन्सिवनेस तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों में आ रहा है. फिर रिस्पॉन्सिवनेस के साथ होता है प्रोसेस, और प्रोसेस के साथ होता है प्लानिंग, राइट. प्लानिंग भी कौन सी? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है फेज वाइज, कि पहले आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की प्लानिंग करी है, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की. वो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग देखो आप कहाँ कहाँ पर है. और ये फैक्टर्स अब आप देख रहे हैं कि टाइम तो सभी में ही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी सभी में है, तो रिस्पॉन्सिव तो पहले तीसरे चौथे में है, प्रोसेस भी पहले तीसरे और चौथे में है, और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है. तो अब हम कॉमन टॉपिक्स देखते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस ये भी है इसमें, जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको मतलब आपको चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी. प्रोसेसेस भी है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग भी है यहाँ पर, राइट. स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग यहाँ नहीं है, और प्रोसेस भी इसमें नहीं है. कैपेबिलिटी है इसमें, प्रोसेस नहीं है. कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट माइंडसेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, प्रोसेस ज़रूर है. तो आपको एक याद रखने हैं, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट माइंडसेट. बड़े मिलते जुलते आंसर्स हैं, लेकिन आप TRPP के नाम से ध्यान रखना. TRPP मतलब टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोसेसेस और प्लानिंग. प्लानिंग भी कौन सी? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. TRP होती है ना, TRPP. और देखा आपने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है, प्रोसेस है, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्रोसेस, तो इसमें भी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी है. रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है इसमें, इसलिए ये वाला स्ट्राइक करना पड़ा. अल्टीमेटली हमारे पास बच जाता है 17th का ए ऑप्शन. नंबर 18. नाउ नंबर 18, व्हाट इज इट सेइंग? डिवाइसिंग एंड मेंटेनिंग अ वर्केबल स्कीम टू अकम्प्लिश अ बिजनेस नीड इज बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस. तो डिवाइसिंग का मतलब ही ध्यान रखिएगा, डिवाइसिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग. Devising is not about executing or controlling. Devising is about planning process, right? Okay. Moving on to the next question. Okay. Number 19. Controlling the changes in the project may affect progress, stage and scope. All these factors are affected by controlling the changes. तो याद रखिएगा, controlling the changes उससे progress भी affect होती है,
स्टेज कॉस्ट भी और प्रोजेक्ट का स्कोप भी, राइट. नेक्स्ट नंबर 20, इट सेज दैट फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर चेंजिंग अ प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस को चेंज करना हो तो उस प्रोसेस को चेंज करने के टूल्स क्या हैं? चेंज मैनेजमेंट सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ये दोनों ही टूल्स होते हैं. तो बोथ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर सी. तो जब भी कभी आपसे टूल्स पूछें तो दो तरह के टूल्स होते हैं, राइट, प्रोसेस को चेंज करने के. एक तो CMS चेंज मैनेजमेंट सिस्टम एंड CM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. कॉन्फ़िगर करना, चेंजेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ज़रूरी होता है. इन दोनों की हेल्प से आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम से और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से, राइट. सो वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर as far as MCQs are concerned, and we will continue with some more interesting MCQs of project management in the next lecture. So till then, keep on revising these MCQs. They will certainly, add to your knowledge of project management, and you certainly are going to benefit in your final examinations with the help of these multiple choice questions. So see you all in the next one. Thank you.